हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग कल की तरह आज भी ठीक होंगे। तो चलिए बिना वक्त गए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस, लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ने मुझे एम्ब्रॉय ट्रांसफर की एक फिक्स डेट दे दी थी। 15 जून की वो डेट थी जिसमें मेरा एम्ब्रॉय ट्रांसफर होना था। एक बार डॉक्टर ने मुझे ये पहले भी डेट दी थी, बट उसमें क्या था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन लग गया था, तो इस वजह से ये प्रोसीजर मेरा डिले हो गया था। बट अब मुझे फाइनल डेट मिल चुकी थी। ये 15 जून को मेरा एम्ब्रॉय ट्रांसफर होना था और उसके लिए हमें जाना था पटेल नगर में, जहाँ पे एम्ब्रॉय ट्रांसफर का प्रोसीजर मेरा होना था। एक बार पटेल नगर हम गए थे अपने ओवम पिकअप के लिए और इस बार हमने जाना था अपने एम्ब्रॉय ट्रांसफर के लिए। तो चलिए, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो जब डॉक्टर ने फाइनली मुझे एम्ब्रॉय ट्रांसफर की डेट दे दी थी, तो डॉक्टर ने मुझे वहाँ पर पटेल नगर जाने से पहले मुझे अच्छे से समझा दिया था कि आपको कुछ ना कुछ खाकर जरूर जाना है, एकदम नील स्टमक होकर नहीं जाना है, कुछ ना कुछ आप जरूर खा के जाइएगा। ओवम पिकअप में डॉक्टर ने कहा था कि आपको एकदम नील स्टमक होकर जाना है, बट इसमें मुझे नील स्टमक होने से मना कर दिया था कि आप कुछ ना कुछ खाकर जाओगे। तो आप लिक्विड भी पी सकते हैं, आप कुछ भी पी सकते हैं और कुछ भी खाना खा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम पटेल नगर, जो हमें टाइम दिया था उस टाइम पर हम पहुंच गए थे और वहाँ पे फिर हम अपनी बारी का वेट करने लगे थे। वही जो एम्ब्रॉय जिनका ट्रैवल हुआ था वो सारे कपल उस दिन फिर से आए हुए थे वहाँ पे अपने एम्ब्रॉय ट्रांसफर करवाने के लिए। तो हम सब पहले ही हम सब लोग अच्छे से फ्रेंड बन चुके थे, सब नंबर एक्सचेंज वगैरह हो गया था। तो अब जो थे हम बहुत क्लोज थे, तो हम एकदम बातें शेयर करते थे अपने आपस में। तो ये सब करते करते टाइम कब बीत गया कुछ पता भी नहीं चला। उसके बाद हमें फिर से हम अपनी यूनिफॉर्म उन्होंने बोल दी थी कि आप अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लीजिए। और उसके बाद जिसकी फर्स्ट टर्न थी, बट इस बार जो सेकंड टर्न थी वो मेरी थी और फर्स्ट टर्न किसी और लेडीज की थी। तो फर्स्ट टर्न जब उन लेडीज की आई तो उनको वो अपने ओटी वगैरह में ले गए और उनका ये प्रोसीजर 15-20 मिनट में ही डन हो गया। उसके बाद मेरी बारी आई, मुझे ओटी में ले जाया गया और वहाँ पे मैं इस बार बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, बल्कि बहुत ही एक्साइटमेंट होनी थी कि अब मेरे जो बेबीज है वो मेरे अंदर आएंगे। तो फाइनली जब मेरे को वहाँ लेटा दिया गया, तो इस प्रोसीजर में ये था कि ये जो प्रोसीजर होता है आपको विदाउट एनेस्थीसिया दिए किया जाता है। पिकअप के टाइम पे आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, बट एम्ब्रॉय ट्रांसफर के टाइम पे आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता और इसमें कोई भी किसी भी तरह का आपको पेन फील नहीं होता है। तो जब मैं वहाँ पे मेरे को लिटा दिया गया, तो उसमें क्या था, मुझे ये सारा प्रोसीजर अच्छे से पता है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था। तो जब लिटाया गया तो डॉक्टर ने वही स्पेकुलम के थ्रू वो एक आउटर उनका कैथेटर होता है वो डाला। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ से एक एम्ब्रॉयलॉजिस्ट आया जो हमारे एम्ब्रॉयज को बनाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज तक पहुँचाते हैं। वो एम्ब्रॉयलॉजिस्ट तो इनर एक इनर वो कैथेटर था, बहुत पतला था, उसके अंदर हमारे एम्ब्रॉयज थे। तो वो एम्ब्रॉयज इनर कैथेटर में लेकर आए और उनको डॉक्टर को दिया। तो डॉक्टर ने वो आउटर कैथेटर के अंदर जो था इनर कैथेटर को डाल दिया। तो फाइनल डॉक्टर ने अब हमारे अंदर हमारे जो एम्ब्रॉयज थे वो डाल दिए थे। उसके बाद एम्ब्रॉयलॉजिस्ट फिर से आया, जो इनर कैथेटर हमारे अंदर डाला था उसको वो निकाल कर फिर से चेक करने के लिए ले जाते हैं अपने रूम में कि जो इसके अंदर एम्ब्रॉयज थे वो अच्छे से हमारे अंदर गए हैं या नहीं, या कुछ उसमें चिपके तो नहीं रह गए हैं, तो ये चेक करते हैं। उसके बाद वो जो एम्ब्रॉयलॉजिस्ट होता है वो आया, उसने डॉक्टर को कंफर्म किया कि जो एम्ब्रॉयज है वो जा चुके हैं। तो वहां से कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ, जो एम्ब्रॉयज हमारे अंदर अच्छे से जा चुके हैं, कोई भी एम्ब्रॉयज जो है उसमें चिपका हुआ नहीं रह गया। और फिर उसके बाद डॉक्टर मॉनिटरिंग कर रहे थे और मॉनिटरिंग के जरिए डॉक्टर ने मुझे भी दिखाया था स्क्रीन पे, जो उनकी मॉनिटरिंग स्क्रीन होती है उस पर मुझे भी दिखाया कि देखिए ये आपके एम्ब्रॉयज जो है हमने आपके अंदर डाल दिए हैं अच्छे से। तो
वहां पे स्क्रीन में ना मुझे 2 एम्ब्रॉयडरी जो थे व्हाइट व्हाइट कलर की शाइनिंग जैसे होती है उससे चमक रहे थे, मतलब दिख रहे थे, ज्यादा क्लियर तो नहीं दिखते बट हाँ थोड़े थोड़े छोटे छोटे दिखते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छे से समझ भी नहीं आता कि ये क्या है, बट कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा दिखता है वो कि हाँ ये है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई, जो ये एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफर का जो प्रोसीजर होता है उसके लिए आपको अपना ब्लैडर जो है फुल करना होता है। मतलब आपको बहुत सारा पानी पीना होता है, ब्लैडर फुल हो जाए, ताकि, क्योंकि ये जो प्रोसीजर होता है ना इसके लिए आपका ब्लैडर फुल होना बहुत जरूरी होता है। बट ओवम पिकअप में क्या होता है, आपको ब्लैडर मतलब खाली करना होता है, और इस प्रोसीजर में आपको ट्रांसफर के प्रोसीजर में ब्लैडर को फुल करना होता है। इसके लिए आपको पानी दिया जाता है, खूब सारा पानी, जब तक कि आपका ब्लैडर फुल ना हो जाए। और फिर डॉक्टर मतलब चेक भी करते हैं कि हाँ ब्लैडर फुल है या नहीं है। अगर फुल नहीं होता है तो डॉक्टर आपको दोबारा भेज देते हैं, फिर जो है फिर पानी पीने के लिए बोलते हैं, और जब आपका ब्लैडर अच्छे से फुल हो जाता है तभी प्रोसीजर को किया जाता है। तो मेरा ब्लैडर अच्छे से फुल था, मेरा प्रोसीजर मतलब डन हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने मतलब चेयर में बिठा के, अब वहाँ मुझे चेयर में बिठा के दूसरे रूम में मतलब शिफ्ट कर दिया, और वहाँ पे मतलब बेड में कम से कम 1 या 1.5 घंटे लेटने के लिए कहा कि आपको इस टाइम पे खड़े नहीं होना है, और बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं करना है। तो ठीक है, 1-1.5 घंटा हो गया था लेटे लेटे, और जो मेरे साथ जितनी भी लेडीज थी उन सबका प्रोसीजर मतलब हो चुका था। तो अब उसके बाद लास्ट में वो मुझे मतलब मुझे नहीं, हम सब लेडीज़ों को जो दूसरे रूम में ले गए, और वहाँ पे उनका एक स्टाफ में एक डॉक्टर आया, और उनका काम था हमारे को दवाइयाँ, जो मतलब अब जो हमारी दवाइयाँ स्टार्ट होनी थी उनके बारे में अच्छे से समझाना। तो हम सबको उन्होंने जो मतलब दवाइयाँ जितनी थी, बहुत सारी दवाइयाँ थी, थोड़ी सी नहीं थी, बहुत सारी दवाइयाँ थी, क्योंकि आईवीएफ में क्या है, बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारे इंजेक्शन ये सब चलते ही हैं। तो दवाइयाँ बहुत सारी थी, तो इस वजह से उनको याद रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने क्या करा था, डब्बे में मतलब अपने लैंग्वेज में जैसे मुझे समझ आता था मैंने उस तरीके से लिख दिया था उसको, कि मतलब सभी लोग लिख रहे थे। मतलब जो समझाते हैं ना कि इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं, इनको याद रखना किस टाइम पे क्या कौन सी दवाई खानी है, तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, इसलिए सब मतलब अपने मेडिसिन का जो बॉक्स होता है उनके ऊपर लिख दे रहे थे। तो उसके बाद जब वो फाइनल हमें अच्छे से दवाइयाँ समझ आ गई। अगर आपको दवाइयाँ अच्छे से समझ में नहीं आती है ना, तो आप बार बार पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो सही टाइम पे ही खानी होती है, एक भी डोज मिस नहीं करनी होती है। तो उसके बाद उसमें मतलब प्रोजेस्ट्रॉन की भी जेल होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन के जेल होते हैं उसमें बहुत सारे। तो ये सब हो गया, उसके बाद हम अब घर आ गए थे। घर आने के लिए हमने ओला को मतलब बुक करा था, क्योंकि इसमें और ओला को ना बहुत आराम आराम से चलाने, ओला जो ओला का ड्राइवर है उसको बहुत स्लोली स्लोली गाड़ी चलाने के लिए बोलना होता है, क्योंकि हमारा एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफर हुआ होता है। वैसे तो डॉक्टर कहते हैं कि आप जा सकते हैं, इजिली मूवमेंट कर सकते हैं, अपना काम डेली रूटीन का होता है वो सब कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जब हमने इतना बड़ा रिस्क लेके ये प्रोसीजर को करवाया है, तो कुछ प्रिकॉशंस जो हमें अपने हाथ के ऊपर होती हैं, कि हमें हाँ ये प्रिकॉशंस हमने लेनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर ने कही हो या नहीं कही हो। उसके बाद हमने मतलब ओला से हम ईजिली आराम से घर आ गए, क्योंकि हमने ड्राइवर को पहले ही कह दिया था कि गाड़ी बहुत स्लोली स्लोली चलानी है, बेशक थोड़ा सा लेट हो जाए तो बट गाड़ी जो है बिल्कुल स्लोली चलानी है। उसके बाद हम घर आ गए। जैसा कि डॉक्टर ने हमको कहा था कि आपको 2 वीक्स कंप्लीट होने के बाद अपना जो है बीटा एसईजी का टेस्ट करवाना है, या आप किट से चेक कर सकते हैं। बट जब 15 दिन के बाद जब मैंने बीटा एसईजी का टेस्ट करवाया, तो मेरी जो रेंज थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं आई थी, 155 के अराउंड मेरी रेंज आई थी, जो कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है उसमें। मतलब वैसे तो जब हम नेट में सर्च करा तो उससे कहते हैं कि 100 से ऊपर की जो रेंज होती है वो पॉजिटिव मानी जाती है। तो इस उम्मीद से, क्योंकि जब मेरे साथ जितने भी लेटेस्ट का हुआ था ना, उनमें से कुछ की मतलब नेगेटिव रिजल्ट था, और कुछ का रेंज जो थी 600-700 के अराउंड आई थी, तो उस हिसाब से मेरी रेंज थी बहुत कम। उसके बाद फिर हमने जब बीटा सीजी का टेस्ट करवा लिया था, उस डॉक्टर को मतलब फ़ोन करके बताया कि हमने मतलब बीटा सीजी का टेस्ट यहीं से करवा लिया है, और जो रिपोर्ट में जो वैल्यू आई है वो ऐसे ऐसे आई है। तो डॉक्टर ने फिर हमको हॉस्पिटल मतलब अपने सेंटर में आने के लिए बोला कि आप सेंटर आइए, हम यहाँ से एक बार और बीटा एसईजी को टेस्ट करेंगे। तो हम नेक्स्ट डे फिर जो थे बीटा एसईजी का टेस्ट करवाने के लिए अपने सेंटर में गए थे, और वहाँ की रिपोर्ट आनी थी शाम को।
मतलब बीटा एचसीजी हमने सेंटर में करवा लिया। उसके बाद जो रिपोर्ट आनी थी वो शाम को आनी थी। शाम को जो रिपोर्ट आई उन्होंने उसकी जो रेंज थी फ़ोन पे ही हमको बता दी थी कि मतलब वो जो रेंज थी ना 155 तो जो मैंने करवाया था वो थी। जो दोबारा सेंटर में हुई थी तो वो रेंज ना और डाउन हो गई थी, मतलब 85 के आसपास आई थी। तो हम समझ गए थे कि जो हमारी ये साइकिल है वो मतलब स्पॉइल हो गई है, कोई फ़ायदा नहीं है अब। तो फिर डॉक्टर ने हमको बुलाया और उन्होंने कहा कि जो अभी मतलब एक उन्होंने ना एक सोनोग्राफी भी की थी कि चलो सोनोग्राफी में देखते हैं कि आपका जो एम्ब्रॉयड डाले थे वो अच्छे से मतलब आपके यूट्रस में चिपके थे या नहीं चिपके थे। तो उन्होंने देखे तो उन्होंने बोला कि जो आपके 2 एम्ब्रॉयड्स थे ना वो जो उन्होंने डाले थे वो अच्छे से चिपक तो गए थे, बट क्या था कि ये ग्रो नहीं करे, मतलब इन दोनों ही एम्ब्रॉयड्स ने आगे ग्रो नहीं करा, सिर्फ दोनों चिपक गए थे बट ग्रो नहीं करा। जब ये ग्रो नहीं करते तो इसमें ना तो डॉक्टर की गलती होती है ना ही हमारी गलती होती है, तो सारी देरी होती है भगवान के वहीं से कि अगर वो देना ही नहीं चाहते तो आप कुछ भी कर लो वो नहीं मिलेगा आपको। तो उसके बाद जब ये प्रोसीजर हमारा फेल हो गया था तो डॉक्टर ने हमको कह दिया था कि आपकी जो भी मेडिसिन्स चल रही है उन सबको स्टॉप कर दो, आपको कोई भी दवाई नहीं खानी है। और उन्होंने बोला था कि आपके अभी भी 2 एम्ब्रॉयड्स बचे हैं, आप अभी से इतना डिसअपॉइंट मत हो, आपकी 2 एम्ब्रॉयड्स अभी भी हैं। नेक्स्ट साइकिल में जो है जो नेक्स्ट साइकिल होती है एम्ब्रॉयड्स ट्रांसफ़र की उसमें थोड़े सक्सेस होने के चांस और बढ़ जाते हैं। बट अभी हमको ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो हमको ये था कि बहुत हम उस समय सैड थे और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना सब करने के बाद भी रिजल्ट वही रहता है, चाहे छोटा ट्रीटमेंट लो उसमें भी नेगेटिव, चाहे बड़ा ट्रीटमेंट लो उसमें भी नेगेटिव। तो बट डॉक्टर का काम होता है हमको समझाना। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप 3 मंथ्स का एटलीस्ट गैप लीजिए, देन आफ्टर दैट यू कैन टेक अनदर साइकिल। तो उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा कि ज़रूरी है कि ये 3 महीने के अंदर ये साइकिल मतलब ये प्रोसीजर अगेन रिपीट करवाना है। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा नहीं है, आपने जो जो 2 एम्ब्रॉयड्स जो थे आपके, आपने उनको क्या फ्रीज करवा रखा है, तो आप फ्रीज जब आप करवाते हैं एम्ब्रॉयड्स को तो आपके पास 1 ईयर का टाइम होता है। उस 1 ईयर के टाइम के अंदर अंदर आप वो प्रोसीजर जो है किसी भी मंथ और कभी भी करवा सकते हैं। तो हमने उनको बोल दिया ठीक है, जैसे ही हमारा मतलब प्रोग्राम बनेगा दोबारा ये साइकिल करवाने का हम एक बार सेंटर में फिर से विजिट करने आ जाएंगे। तो अब हम घर गए और उस दिन बहुत ही गंदा दिन था वो हमारा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। और अब हम कुछ नहीं कर सकते थे, ना ही हम करना चाहते थे, क्योंकि जो जो था हमने वो सब करवाया। लास्ट ऑप्शन होता है आईवीएफ का, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। आईवीएफ तक हमने करा लिया बट रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिला इससे भी। अब हमने वेट करने लग गए कि चलो ठीक है, अब हमारे पास 1 साल है, 1 साल के मतलब 1 साल में जब भी हमारा प्रोग्राम बनेगा, जब भी हमारे पास पैसे कलेक्ट दोबारा से हो जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट साइकिल जो हमारी लास्ट है, अगर वो लास्ट भी हमारी सक्सेस नहीं होगी तो हमारा जो आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट था वो फेल हो जाएगा। मतलब अगर हमें फिर से करवाना पड़ेगा तो हमें दोबारा से आईवीएफ करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो एम्ब्रॉयड्स थे वो 4 ही बने थे, जिसमें से 2 डालते थे, अब 2 ही पड़े थे खाली। तो उसके बाद हमने सोचा कि ठीक है, अब मतलब 2-3 महीने ना हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, हम खाली बैठे रहे, बस सोचने में लगे कि अपने आप ही हो जाए, काश अपने आप ही हो जाए। तो हमने उम्मीद भी लगाना छोड़ दी, बस प्रे करते थे कि काश अपने आप हो जाए, कि ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो करते 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 बीच में एक किसी ने कोई डॉक्टर बताया था, तो हम जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बट होता है कि कहीं ना कहीं उम्मीद जो होती है वो हमें खींच के लेके चली जाती है। तो हम उस डॉक्टर पे गए। उस डॉक्टर ने भी मतलब 2 मंथ तो हमने उन डॉक्टर से मतलब अपना ट्रीटमेंट करवाया था। तो हमने वो ट्रीटमेंट मतलब उन डॉक्टर से इसलिए करवाया क्योंकि हमने ये सोच लिया था कि हमें जो आईवीएफ की दूसरी साइकिल है वो हमने करवानी है 1 साल के अंदर, कभी भी मतलब हमारे पास अभी पूरा 1 साल पड़ा है। बट ऐसा भी नहीं है कि हम वो 1 साल तक खाली बैठे रहे, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट ना लें, कि बस खाली सोचते रहे कि अपने आप हो जाए अपने आप, तो ऐसा तो होने सा रहा। तो वो बहुत मिरेकल होता है, तो उसका पता भी नहीं होता कि वो होगा या नहीं होगा, इसलिए हम खाली नहीं बैठ सकते थे। आईवीएफ जब हमारा फेल हुआ फर्स्ट साइकिल, उसके बाद 2-3 महीने तक हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था। बट उसके बाद हमें कोई डॉक्टर किसी ने सजेस्ट किया था कि आप इस डॉक्टर को जो है एक बार दिखाइए। तो हमने उन्हीं के कहने पे जो था मतलब वो डॉक्टर को दिखाने गए, उनसे विजिट करी। तो
वहाँ पे उन्होंने फिर से हमसे रीज़न पूछा कि आपने ये सब ट्रीटमेंट ले लिया है, उसके बाद भी आपका नहीं हुआ है, तो अब हम जो है अपने हिसाब से जो है आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो हमें तो ये था कि आप ट्रीटमेंट शुरू कर दो, हमें तो सिर्फ बेबी से मतलब है, बेबी होना चाहिए, ट्रीटमेंट तो चाहे जो भी हो। तो उन्होंने वही फर्स्ट साइकिल में मेरे को लेट्रोजल की डोज दी थी। तो अब लेट्रोजल से तो एकदम विश्वास उठा पड़ा था, बट डॉक्टर ने दी थी एक साइकिल, हमें सिर्फ लेट्रोजल की ही दी थी, उसके साथ कुछ इंजेक्शंस नहीं दिए थे। तो हमने वो फर्स्ट साइकिल लेट्रोजल की मतलब फिनिश करी, और मतलब फॉलिकल स्टडी भी साथ साथ चलती थी, जैसा कि आपको पता है कि वो लेट्रोजल से तो ऐसा कुछ नहीं होता है मेरा। तो फॉलिकल स्टडी भी चलती रही साथ 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 साथ। तो मतलब वहाँ पे उसमें पता चला कि जो मेरे फॉलिकल्स है वो वही स्पीड में ग्रो कर रहे हैं, कोई इसमें इम्प्रूव है ही नहीं। उसके बाद वो साइकिल भी हमारी वेस्ट हो गई, और हमारे मतलब मेरे को पीरियड्स आ गए थे। फिर डॉक्टर को वही फ़ोन करके बोला कि डॉक्टर ऐसे ऐसे हो गया है। तो डॉक्टर ने फिर से बोला चलो ठीक है, अब पीरियड्स आ गया, आपको सेकंड डे आ जाना। तो सेकंड डे फिर डॉक्टर ने आने के लिए बोला। तो सेकंड डे आने के बाद डॉक्टर ने मतलब फाइल तो मेरी डॉक्टर ने देख ही ली थी कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है, और ऐसे ऐसे मतलब उनको पता चल गया था कि जो फॉलिकल्स है ना मेडिसिन के उससे मेरे नहीं बढ़ते हैं। तो उन्होंने इस बार मुझे इंजेक्शन दिए थे, 3 इंजेक्शन थे, वही HMG के थे जो मुझे पिछली डॉक्टर ने दिए थे, सेम इंजेक्शन थे वो HMG के। तो इस बार उन्होंने बोला था कि आप इंजेक्शन ले लेना, क्योंकि मतलब ये इंजेक्शन मैंने पहले भी लिए थे, तो मुझे ये अच्छे से पता था कि मतलब कैसे कैसे इंजेक्शनों को लेना है। तो अब जब मैंने इंजेक्शन वगैरह ले लिए, मेडिसिन खा ली, फिर फॉलिकल मॉनिटरिंग अपनी स्टार्ट करवाई। इस बार भी जो फॉलिकल मॉनिटरिंग जब मेरी हुई थी, और उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था कि इंजेक्शन लेने के बाद कुछ अच्छा ही असर देखने को मिल रहा है। जब मेरी लास्ट मॉनिटरिंग थी फॉलिकल स्टडी की, तो उसमें जो मेरा फॉलिकल था ना, मतलब एक ही फॉलिकल ग्रो कर रहा था, बाकी फॉलिकल्स नहीं ग्रो कर रहे थे। मतलब वही 7 और 8 mm का था, बट जो एक फॉलिकल जो ग्रो कर रहा था वो था 13 mm का। 13 mm, क्योंकि वो मेरी लास्ट स्टडी थी, उसके बाद फॉलिकल स्टडी मेरी ख़त्म हो गई थी। तो 13 mm का वो था मेरा फॉलिकल। उसके बाद मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके बोला कि जो मैंने फॉलिकल स्टडी हो गई है, तो अब 13 mm का मेरा फॉलिकल है, मैंने क्या करना है। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं होगा, आपको जब पीरियड्स आ जाएंगे ना तब आप उसके सेकंड डे आना। मतलब ये लगा ही रहता था, पीरियड्स आ जाएंगे सेकंड डे में जाना है, पीरियड्स आ जाएंगे सेकंड डे में जाना है, तो ये चलता ही रहता था, रूटीन आदत सी हो गई थी इसकी। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जब आपका 18 mm के अराउंड अगर आपका फॉलिकल पहुंचता है तो आप मेरे पास आना HCG का शॉट लेने के लिए। क्योंकि अब ये मेरा पहुंचा ही नहीं था, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन पे ही कंफर्म कर दिया था कि ऐसे ऐसे मेरा जो 13 mm के अराउंड मेरा फॉलिकल गया है। तो डॉक्टर ने फिर मुझे बोल दिया कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, पीरियड्स आपको आ जाएंगे, आप मुझे सेकेंड डे में फिर विजिट करने आना। तो अब मैंने सोच लिया था कि मैंने अब कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है, भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे कुछ भी नहीं लेना अब ट्रीटमेंट में। तो अचानक फिर कहते हैं ना कि मिरेकल जब आना होता है तो आ जाता है। हमें पता भी नहीं था कि ऐसा मिरेकल हो जाएगा। अब कहानी में आ गया था ट्विस्ट, तो इस ट्विस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को ना ज़रूर देखना, क्योंकि जो मतलब मेरे साथ हुआ ना वो आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब उम्मीद आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, तो इसलिए प्लीज़ मेरे जो न्यू ब्लॉग को ना आप जल्दी से देखना। और प्लीज़ तब तक के लिए मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट कीजिएगा। प्लीज़ तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।